बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बीवी मुझे अपने करीब नहीं आने देती थी। मैं भी गुस्से में उसके करीब ना जाता। एक दिन मैं उस जगह चला गया जहाँ चंद पैसों में हुस्न बिकता था। मुझे एक नकाबपोश लड़की पसंद आ गई। मैंने मुंह मांगे पैसे दिए और कमरे में ले गया, लेकिन उसने नकाब ना उतारा और लाइट बंद कर दी। मुझे उसे देखने की तड़प थी। मैंने जल्दी से उसका नकाब उतारकर जैसे ही लाइट ऑन की तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी। वो तो शादी की पहली रात, जब मैं हजारों अरमान लिए जिंदगी की शुरुआत के अपनी आंखों में सजाए सपने लेकर कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे पैरों तले से जमीन सिरक गई थी। सामने का मंजर देखकर मैं यही सोच रहा था कि मेरी दुल्हन मेरे इंतजार में बैठी होगी। मेरे दोस्तों ने कितनी देर से मुझे रोक रखा था, लेकिन जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी दुल्हन तो दुल्हन वाला लिबास तब्दील करके ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही थी। मैं उसके करीब जाके खड़ा हो गया तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल गहरी नींद में जा चुकी है। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने तो हजारों सपने सजाए थे उसकी कुर्बत के लिए। न जाने कितने अशार मैंने तरतीब दे रखे थे उसके हुस्न के कसीदे पढ़कर उसे सुनाने के लिए, क्योंकि वो थी ही इतनी हसीन। लेकिन उसे यूं सोता हुआ देखकर तो मैं बहुत मायूस हुआ था। कोई दुल्हन शादी की पहली रात शौहर के आने से पहले सो जाती होगी, या फिर मेरी ही दुल्हन सबसे ज्यादा अनोखी थी जिसने थोड़ी देर मेरा इंतजार तक न किया। मुझे इतनी ज्यादा देर तो नहीं हुई थी कमरे में आने पर कि वो इतनी जल्दी सो गई। मैंने तो आंख भर कर उसे उरूसी लिबास में देखा तक नहीं था और उसने लिबास तब्दील कर दिया और वो स्याह रंग की नाइटी में सो रही थी। मैं बहुत मायूस हो चुका था। मजबूर होकर मैंने उसका कांधा थोड़ा सा हिलाकर उसे जगाने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ झटक दिया। मैं उसकी तरफ हैरत से देख रहा था। शायद उसे याद नहीं रहा नींद में कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका शौहर उसे जगा रहा है। हो सकता है उसने अपने मैके वालों में से मुझे कोई और समझकर मेरा हाथ झटक दिया हो, क्योंकि नींद में इंसान को याद नहीं रहता कि वो कहाँ पर है और अभी तो कुछ ही देर हुई थी उसे मेरे घर में आए हुए। तो शायद वो यही समझ रही होगी कि वो अपने मैके वाले घर में सो रही है और उसे जगाया ना जाए। मैंने एक बार फिर से उसे जगाने की कोशिश की तो उसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा, फिर गुस्से से बोली कि मुझे नींद आ रही है, मेरी नींद में खलल ना डालें। ऐसा कहते हुए उसने एक बार फिर से तकिया अपने चेहरे पर रख ली और गहरी नींद में चली गई। मैं मायूस होकर वापस अपनी जगह पर आकर सो गया। सुबह जब मैं उठा तो वही बेजारी मेरी बीवी के चेहरे पर थी। मुझे जल्दी समझ आ गया था कि वो इस शादी से खुश नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मैं एक वाजिबी शक्ल सूरत का नौजवान था। मैं देखने में अच्छा खासा था, इतना बुरा भी नहीं था कि मेरी बीवी मुझे देखकर मुंह फेर ले। मेरी उम्र 25 साल थी और मैंने ये सारी जिंदगी परहेजगारी में ये सोचकर गुजार दी थी कि जायज़ रिश्ते में बहुत ताकत होती है। मैंने आंख उठाकर कभी किसी लड़की को गलत नीयत से नहीं देखा था। फिर मेरे घर वालों ने मेरी शादी का सोचा और अरीबा को मेरे लिए पसंद किया। जब मैंने अरीबा की तस्वीर देखी तो मैं हैरान हो गया। वो इस कदर हसीन थी कि मुझे उस पर किसी परी का गुमान होने लगा था। मुझे ऐसा लगा था कि कुदरत मेरी परहेजगारी का सिला मुझे एक खूबसूरत बीवी के तौर पर दे रही है। मेरी शादी जल्दी अरीबा से हो गई थी क्योंकि मैं बहुत अच्छा कमा रहा था। मेरा अपना बिजनेस था और मेरे बिजनेस में खुदा ने बरकत डाली, जिसकी वजह से मैंने जल्दी घर और गाड़ी भी खरीद ली। यही वो चीज़ें होती हैं जो एक लड़की के वालिदैन को रिश्ता देने पे मजबूर कर देती हैं। आजकल किरदार से ज़्यादा लड़के की आमदनी देखी जाती है, लेकिन मेरा तो किरदार भी बहुत अच्छा था। मैंने साफ साफ अरीबा से पूछ लिया कि क्या तुम इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग फक हो गया। उसने कहा, अगर मैं राजी ना होती तो मैं आज यहाँ ना होती। बस मेरे साथ एक मसला है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या मसला है। तो उसने कहा कि मुझे अपने अलावा हर दूसरे शख्स से घिन आती है। मेरी माँ भी मुझे हाथ लगाती थी तो मैं अपनी माँ से कहती थी कि मुझे हाथ ना लगाओ। आपके हाथ लगाने से मुझे लगता है कि मेरे जिस्म में कीड़े दौड़ने लगते हैं। अरीबा की बात सुनकर मुझे एहसास हो गया था कि वो एक नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला है। मैं परेशान हो गया था। माँ की बात और होती है, जो लड़की अपनी माँ से घिन खा रही थी उसके लिए शौहर क्या चीज था। मैं इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं कर सकता था क्योंकि ये बहुत अजीब बात थी।
जिसे मैं ज़माने को बताने से कासिर था कि मेरी बीवी मुझे अपने करीब सिर्फ इसलिए नहीं आने दे रही क्योंकि उसे मुझसे घिन आती है। काफ़ी दिनों तक तो मैं यही समझता रहा कि उसके साथ शायद कोई नफ्सियाती आर्जा है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि उसके साथ नफ्सियाती मसला नहीं है, लेकिन वो कुछ बावर करवा रही है कि उसके साथ इस किस्म का कोई मसला है। हालांकि बात कुछ और थी। मैं बार बार उसके करीब जाने की कोशिश करता था, वो बार बार मुझसे दूर भाग। मैं उसकी जिद से आजिज आ चुका था। फिर मैंने भी गुस्से से उसके पास जाना छोड़ दिया। मेरी शादी के साथ ही मेरे दोस्त की शादी हुई थी। मेरे दोस्त को मैंने उसकी बीवी समेत अपने घर पे मदऊ किया और अरीबा से कहा कि आज मैंने अपने दोस्त और उसकी बीवी को शादी की दावत दी है, तुम अच्छे से तैयार होना और दावत का अच्छे से एहतमाम करना। उसने मेरी बात मान ली। वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार भी हुई और उसने खाना भी बहुत अच्छे से बनवा लिया था। वो मेरी बाकी तमाम बातें खुशी खुशी मान लेती थी, लेकिन जो मेरी ख्वाहिश थी उसे वो पूरा करने से कासिर थी। मेरा दोस्त जब अपनी बीवी समेत मेरे घर में आया तो मैं उन दोनों को देखकर हैरान रह गया। जुनैद मेरा दोस्त था और उसकी बीवी रीमा बहुत ही खूबसूरत थी। वो ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत रोमानवी भी थी। जिस तरह से वो अपने शौहर को अदाएं दिखा रही थी और दावत के बीच में ही उसके करीब होने की कोशिश कर रही थी, मैं अच्छी तरह से समझ गया था कि वो अपने शौहर को किस तरह से खुश करती होगी। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर साथ बैठकर खाना खा रहे थे और मैं देख रहा था कि बार बार रीमा जुनैद का हाथ थाम रही थी मोहब्बत से। ऐसा महसूस हो रहा था कि उन दोनों का ताल्लुक बहुत ही रोमानवी किस्म का है और मैं हसद का शिकार हो रहा था। उनके जाने के बाद मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में रीमा और जुनैद का जज्बाती ताल्लुक घूम रहा था। एक बार फिर से मैंने अरीबा के करीब जाने की कोशिश की तो उसने रोना शुरू कर दिया। मैं अच्छे तरीके से समझ गया था कि अरीबा अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है। शायद वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी आमदनी, मेरे घर और मेरी गाड़ी को देखकर उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी मुझसे करवा दी थी। अपने घर वालों के दबाव में आकर उसने मुझसे शादी तो कर ली थी, लेकिन अब वो इस रिश्ते को निभाना नहीं चाह रही थी। शायद मुझे 100% यकीन हो चला था कि अरीबा का किसी और के साथ चक्कर था, या शायद अब भी चक्कर चल रहा हो। मेरा जुनैद के घर में आना जाना कुछ इस तरह था कि उसके घर का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था और मैं बगैर दस्तक दिए ही उसके घर में चला आता था। लेकिन मैंने सोचा कि अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जुनैद अकेला नहीं रहता है, उसके साथ उसकी बीवी भी है। मैं जुनैद से कहीं ज़्यादा अच्छा था। जुनैद के आधे बाल झड़ चुके थे और उसकी गंज नजर आती थी, लेकिन उसके बावजूद उसकी बीवी उस पर इस कदर मोहब्बत निछावर करती है। मैं हैरान था कि जब भी मैं जुनैद के घर जाता, हमेशा ही वो दोनों आपस में बगलगीर होते दिखाई देते थे और मुझे देखकर फौरन एक दूसरे से अलग हो जाते। जुनैद ने मुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी के किस्से सुनाना शुरू किए। उसने बताया कि उसकी बीवी उससे बहुत मोहब्बत करती है, एक पल के लिए भी उससे अलग नहीं हो पाती है। जुनैद ने कहा कि बीवियों को ऐसा ही होना चाहिए, मुझे तो उसे बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं जैसे ही घर में दाखिल होता हूँ वो फौरन से मुझसे लिपट जाती है। उसकी इसी अदा पर तो मैं खुश हो जाता हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतनी प्यारी बीवी मिली है जो इस कदर रोमानवी तबीयत की मालिक है। जुनैद की बातों ने मुझे मजीद हसद में मुब्तला कर दिया था। मेरा डिप्रेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मेरा किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। एक रात मजबूर होकर मैंने अरीबा के साथ ज़बरदस्ती अज़दवाजी ताल्लुक कायम किया और वो सुबह तक बैठकर रोती रही। सारी रात सोई नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे चुप करवाया। फिर उसके बाद जब भी मैं अरीबा के पास गया, ज़बरदस्ती वाले अंदाज में ही मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ी। मैं सोचता था कि ये कैसी शादीशुदा जिंदगी है जिसमें कोई खुशी नहीं है। अपना जायज़ हक मैं अपनी बीवी से चोरों की तरह वसूल कर रहा हूँ और दूसरी तरफ मेरा दोस्त जुनैद और उसकी बीवी रीमा है। अब तो मैंने अरीबा के पास ही जाना छोड़ दिया। कुछ अरसे में मुझे मालूम हुआ कि मैं बाप बनने वाला हूँ। अरीबा उम्मीद से हो गई थी। अब तो उसे एक और बहाना मिल गया था तबीयत की खराबी का। मैं जब भी उसके पास जाने की कोशिश करता वो यही कहती कि मेरी तबीयत खराब है। मैं समझ गया था कि वो मुझे शदीद नापसंद करती है। तकरीबन हर वक्त रोती रहती थी। मैं उससे रोने की वजह पूछता था तो मुझे कुछ नहीं बताती थी।
میں بھی اس کی عادتوں سے تنگ آ گیا تھا. مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں اتنے سال پرہیزگاری میں گزارتا رہا، لیکن بیوی ملی جو کہ خوبصورت تھی، مگر اس کا کوئی فائدہ مجھے نہیں مل رہا تھا. میں نے سوچا کہ اریبہ کو اپنے حسن پر اس قدر ناز ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مجھے کمتر سمجھتے ہوئے اپنے قریب نہیں آنے دیتی. وہی حسن بازار میں چند پیسوں کے عوض بکتا ہے. جب اس قدر حسن پیسوں کے عوض مل رہا ہو اور جائز حق نہ مل رہا ہو تو انسان کے بہکنے میں دیر نہیں لگتی. مجھے بھی شیطان نے بہکاوے میں ڈال دیا. میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہوں تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف میری بیوی ہوگی، کیونکہ وہ مجھے اپنا حق نہیں دے رہی تھی، جس کی وجہ سے میں دوسروں کے پاس جانے پر مجبور ہو گیا تھا. میں پریشانی میں جنید کے گھر چلا گیا. وہ بھی پریشان بیٹھا ہوا تھا. میں نے اسے کہا کہ تم کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے کہا کہ نوکری کے سلسلے میں مجھے کچھ دن کے لیے شہر سے دور جانا پڑ رہا ہے، لیکن جب سے میری بیوی میری ریما کو یہ بات پتہ چلی ہے تب سے لے کر اب تک وہ رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ وہ مجھے جانے نہیں دے گی. میں نے جنید سے کہا کہ آخر بھابھی کو تمہارے جانے پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تم آفس کے کام سے دوسرے شہر جا رہے ہو، کون سا گھومنا پھرنے کے لیے جا رہے ہو جو وہ یوں رو رہی ہیں؟ میری بات سن کر جنید کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور اس نے کہا اصل میں ریما میرے بغیر نہیں رہ سکتی. وہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں اس سے کچھ دن دور رہا تو وہ رو رو کر مر جائے گی. وہ میری جدائی برداشت نہیں کر سکتی. یہ جو چند گھنٹے میں آفس میں گزارتا ہوں، ان چند گھنٹوں میں بھی وہ اس قدر افسردہ ہو جاتی ہے. میں اسے بہت سمجھاتا ہوں کہ نوکری تو کرنی ہے نا. جنید کی ایسی باتیں سن کر میں مزید مایوس ہو گیا تھا اور میرے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے تھے، جس طرف جانے کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ہاں، وہ بازار حسن تھا جہاں چند پیسوں کے عوض حسن بکتا تھا. میری جیب میں پیسے تھے اور میں حسن خریدنے جا رہا تھا، اور اپنے اس عمل کا ذمہ دار میں صرف اور صرف اپنی بیوی کو ٹھہرا رہا تھا. مجھے اس نہج پر پہنچانے والی کوئی اور نہیں، میری اپنی شرعی بیوی تھی. میں وہاں پر گیا تھا تو کافی ساری لڑکیاں وہاں پر نیم برہنہ ہو کر رقص میں مشغول تھیں. ان میں سے ایک لڑکی نے اپنے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا. مجھے وہ لڑکی بہت پسند آئی. حالانکہ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن اس کی جسامت پر ہی میں فدا ہو چکا تھا. وہ رقص کر رہی تھی تو اس کا تھرکتا ہوا جسم مجھے اپنی طرف مائل کر رہا تھا، اور میں نے فوراً سے اس کے دلال کو پیسے دیے اور ایک رات کے لیے اس حسینہ کو خرید لیا. مجھے تجسس تھا کہ وہ کس قدر حسین ہوگی. مجھے اس کے کمرے میں بھیجا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ نقاب میں ہی مجھے دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا ہے. میں نے اسے کہا کہ تم مجھے دیکھ کر اتنا پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ میری بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے اسے کہا کہ اب تو میں نے تمہارے دلال کو پیسے بھی دے دیے ہیں، تو مجھے اپنا چہرہ دکھا دو. میری بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہا کہ وہ اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتی. میرا دل کیا کہ میں اس کی تصویر لے لوں اور اریبہ کو دکھاؤں کہ جس حسن پر وہ اس قدر ناز کر رہی ہے ویسا ہی حسن آج میں نے تھوڑے سے پیسوں میں خرید لیا ہے. لیکن یہ حسینہ تو بالکل ہی اپنا حسن دکھانے سے انکاری تھی. میں اس کی اس بات سے پریشان ہو گیا تھا. میں نے سوچا کہ مجھے خود زبردستی اس کا نقاب ہٹانا چاہیے. اس نے مجھ سے کہا کہ تم بتی بجھا دو اور اپنا کام کرو، لیکن میں اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھا سکتی. میں نے بتی بجھا دی، لیکن جب اندر وہی تجسس تھا میں نے فوراً سے اس کے چہرے سے نقاب کھینچ کے ہٹایا اور اٹھ کر جب لائٹ جلا کر کمرے کو روشن کیا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس روشنی کے بعد میری زندگی میں مکمل طور پر تاریکی چھا چکی ہے. میرے سامنے جو لڑکی تھی اسے دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین سے رک گئی، میرے سر پر آسمان گر گیا. میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس کو میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت میں وہی لڑکی ہے یا کوئی اور. میرا گلا خشک ہو چکا تھا، مجھ سے بولا تک نہیں جا رہا تھا. میں نے بہت ہی ہمت کر کے اسے مخاطب کیا. وہ کوئی اور نہیں بلکہ جنید کی بیوی ریما تھی. ریما کو اس جگہ پر اس حال میں دیکھ کر تو میں ششدر رہ گیا تھا. ابھی صبح ہی تو جنید شہر چھوڑ کر نوکری کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا اور رات کو اس کی بیوی اس قسم کی جگہ پر پہنچ گئی. یہ ماجرا میری سمجھ سے باہر تھا. جنید میرا دوست تھا، میں اسے محبت کرتا تھا اور اس کی بہت عزت کرتا تھا اور جنید کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا تھا جس طرح وہ میری عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے. میں بھلا کیسے اپنے ہی دوست کی عزت سے کھیل سکتا تھا. ریما نے مجھے دیکھ کر شرم سے نظریں جھکا لی. مجھے بہت غصہ آیا. میں نے اسے کہا کہ بھابھی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ میں آپ کو اس قسم کی جگہ پر دیکھوں گا. آپ میرے دوست کو دھوکہ دے کر یہاں تک آئی ہیں.
जुनैद तो आपकी मोहब्बत के कसीदे पढ़ता है, उसे तो मालूम ही नहीं कि उसके पीठ पीछे उसकी बीवी गैर मर्दों के सामने रक्स कर रही है और चंद पैसों की एवज अपनी इज्जत दूसरों के हवाले करने के लिए तैयार है। मेरी बात सुनकर रीमा को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से मुझे कहा कि तुम कौन से पारसा हो, तुम भी तो अपनी नेक बीवी को छोड़कर इस जगह पर आए हो। मुझे बुरा भला कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। मुझ पर इल्जामात तो तुम इस तरीके से लगा रहे हो जैसे तुम यहाँ पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ने के लिए आए हो। इसकी बात सुनकर मुझे शर्मिंदगी तो हुई थी, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था। ये सोचकर जुनैद इस औरत की मोहब्बत में गर्क हो चुका था और ये औरत अपना आप इस तरह से नीलाम कर रही थी यहाँ पर। मैंने बहुत गुस्से में काबू किया और रीमा से पूछा कि किस चीज ने उसे यहाँ आने पर मजबूर किया है। तो मेरी बात सुनकर वो थोड़ी देर खामोश रही। फिर उसने कहा, आखिर मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं। मैं महंगे कपड़े पहनना चाहती हूँ, कीमती चीजें इस्तेमाल करना चाहती हूँ, बहुत बड़े घर में रहना चाहती हूँ। मेरी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा है, लेकिन तुम्हारा दोस्त बहुत कंजूस है। वो सारा महीना सिर्फ तनख्वाह पे गुजारा करता है। हालांकि उसके ऊपर की आमदनी यानी रिश्वत का पैसा उसे बहुत ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन उसने तो कसम खा रखी है कि मुझे फाकों में रखेगा। तुम बताओ कि 30,000 की तनख्वाह में भी कभी किसी का गुजारा हुआ है? सारा महीना घसीट कर जब ये 30,000 हमें मिलते हैं तो सारे घर के राशन वगैरह में चले जाते हैं। मेरी तो कोई ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। मैं ब्रांडेड कपड़े भी नहीं खरीद सकती, यूं ब्रांड जूते नहीं पहन सकती। मैं दूसरी लड़कियों को देखती हूँ या तुम्हारी बीवी को देखती हूँ और जब उसे बहुत सी बेशकीमती जेवरात और कपड़े पहने हुए देखती हूँ तो मैं हसद का शिकार हो जाती हूँ। ये चीजें मेरी कमजोरी हैं और मैं सिर्फ इसी कमजोरी की वजह से इस नहज पर आई हूँ। तुम्हारा दोस्त सारा महीना घसीट कर सिर्फ 30,000 रुपये कमाता है और यहाँ पर एक रात में मैं 50,000 रुपये कमा लेती हूँ। मैंने सोचा था कि जुनैद की सरकारी नौकरी है, बहुत पैसा होगा, लेकिन जो इंसान सिर्फ तनख्वाह पे गुजारा चाहता हो उसके साथ मेरा गुजारा नहीं है। इसलिए मैंने ये रास्ता इख्तियार किया। मैंने सोचा था कि खूबसूरत बीवी मर्द की कमजोरी होती है। मैंने अपनी खूबसूरती से बहुत मुतासिर करना चाहा। मैं सारा दिन उसके सामने रोमानवी बनी रहती थी। मुझे लग रहा था कि वो एक बार अगर मुझ पर फिदा हो गया तो मेरी बात मान लेगा, लेकिन वो तो अपने ईमान का बहुत पक्का निकला। मेरा हुस्न भी उस पर असर नहीं कर रहा था। मैंने उसे बहुत अदाएं दिखाई, उसे हर तरह से खुश किया, लेकिन उसने मुझे मायूस किया। मेरा दिल किया मैं उसे कहूँ कि तुम्हारे अंदर खूबी क्या थी। तुम्हारे तो सर के बाल भी झड़ते जा रहे हैं, तुम्हारी शक्ल भी आम सी है। मैंने तुम्हारी सरकारी नौकरी को देखकर तुमसे शादी की, लेकिन तुम तो हलाल की कमाई की गर्दान मेरे सामने गर्दानते हो। रीमा अपने मुंह से जहर उगल रही थी। मुझसे आगे सुना नहीं गया। अब फौरन मैं वहां से निकलकर अपने घर आ गया। जैसे ही मैं अपने घर में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी अरीबा जाए नमाज पर बैठी रो रही थी और खुदा के हुजूर दुआ कर रही थी कि या खुदा मेरी ये बीमारी खत्म कर दे, क्योंकि मुझे हर चीज से घिन आती है। मुझे तो ये खौफ है कि मुझे अपने होने वाले बच्चे से भी घिन आएगी। मैं कैसे अपने बच्चे को साफ करूंगी? इस बीमारी की वजह से मेरा शौहर भी मुझसे दूर होता जा रहा है। अगर मेरा बच्चा भी मुझसे दूर चला गया तो मैं क्या करूंगी? अरीबा को मेरी आमद की खबर नहीं हुई थी। वो खुदा के हुजूर दुआ करती जा रही थी। उसकी आंखें बंद थी और वो बेबसी की इंतहा पर थी। उसी पल मुझे अंदाजा हो गया कि अरीबा वाकई एक नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला है और अगले ही रोज मैंने माहिर नफ्सियात से अरीबा के लिए अपॉइंटमेंट लिया और उसका इलाज शुरू करवा दिया, क्योंकि जो मर्ज अरीबा को लाहक था उसका तो कोई इलाज जरूर था इस दुनिया में, लेकिन जो मर्ज रीमा को था उसका कोई इलाज नहीं था सिवाय तौबा के। मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी होने लगी। खुदा ने मुझे गुनाहों से किस तरीके से बचाया था। अगर वहां पर रीमा की जगह कोई और होती तो मैं कभी भी नहीं समझ पाता, लेकिन किस्मत ने मेरी आंखें खोल दी थी और मुझे अरीबा की कदर हो रही थी कि वो किस कदर अच्छी बीवी है। वो सिर्फ एक ज़हनी आर्जे में मुब्तला है। कल तक जो मैं अपनी बीवी से नफरत में मुब्तला था, आज मुझे अपनी बीवी की पाक दामनी पर यकीन हो गया था और उसकी इस पाक दामनी की वजह से ही मुझे उससे फिर से मोहब्बत हो गई थी। मैंने अरीबा से कहा कि मैं उसका मसला समझ गया हूँ। मैंने उसका बहुत अच्छे से इलाज करवाया कि कहाँ से इलाज की बहुत ज़रूरत है। उसकी तबीयत में मुझे बहुत बेहतरी नज़र आने लगी थी इस इलाज की वजह से। मैंने बहुत सोचा कि जुनैद को रीमा की हकीकत बता दूं, लेकिन मैंने खुद को रोके रखा। फिर मैंने सोचा
کہ یہ جنید جسے انسان پھر میں نے سوچا کہ یہ جنید جیسے نیک انسان کے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہوگا، لیکن میرے بتانے سے پہلے ہی ریما جنید کی عادتوں سے تنگ ہو کر اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ جنید کو ریما کی اصلیت اور لالچی تربیت کا علم ہو چکا تھا۔ اس نے اسے چھوڑ دیا اور ایک نیک سیرت لڑکی سے شادی کر لی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن پر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔